अगर आप अच्छे नेता, अच्छे प्रतिनिधि, अच्छे विधायक, अच्छे सांसद नहीं चुनेंगे तो अपने क्षेत्र का विकास का उम्मीद कैसे कर सकते? प्रधानमंत्री जी तो चुनाव लड़ने आएंगे नहीं बिहार में, वो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे बिहार में। तो जो मुख्यमंत्री बनेंगे या जो मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, क्या वो काबिल हैं, मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? बिहार की जनता आकलन करे। आप अपने बारे में बताइए कि आपने पॉलिटिक्स क्यों चुना। सर, मेरा पॉलिटिक्स चुनने का रीजन यही है, जो यहाँ पे 10 साल से विकास नहीं हुआ है, जो यहाँ पे विपक्ष है या जो सत्ता पक्ष है, कोई इस पे बात नहीं करता है, खाली हिंदू मुस्लिम पे बात करता है, जाति के नाम पे बात करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज लाइव बिहार। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं मोहन आनंद जी, जो कि राजनीतिक में अभी उतरे हैं, जन स्वराज पार्टी से हैं और फॉरबिसगंज विधानसभा में सबों का नींद उड़ा चुके हैं। ये युवा हैं और आइए जानते हैं कि ये राजनीति में क्यों आना चाहें। मोहन आनंद जी, सबसे पहले आपको मेरी चैनल में स्वागत है और आप बताएं कि आप इतने कम उम्र में आखिर राजनीति क्यों चुने, क्या वजह हो सकती है इसकी? सबसे पहले धन्यवाद सर, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उन सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब। सर, राजनीति कोई पेशा नहीं है, राजनीति एक तरह से सेवा है। और अगर आप अपना विधानसभा देखेंगे फारबिसगंज, जो पिछले 10 साल में यहाँ पे सेवा कार्य हुआ है कि पेशा किया गया है, ये आप लोग आकलन करिए, यहाँ का जनता आकलन करे, क्या काम हुआ है 10 साल में वो देखिए आप। जो रोड की दुर्दशा है, जो स्कूल की दुर्दशा है, जो हॉस्पिटलों की दुर्दशा है, जो यहाँ बिजली की दुर्दशा है, इस पे सवाल आप लोग करिए जो सत्ता में है और जो प्रतिनिधि यहाँ पे जिनको वोट लेके जो चुने गए हैं, जो जीते हुए हैं और जो पिछले 10 साल में विकास कार्य किए हैं उनके द्वारा, उस पे आप लोग आकलन करिए। कि मेरा सवाल है कि आप ये जिस उम्र में हैं, इस उम्र के युवा का कहना है कि राजनीतिक को मतलब डर्टी पॉलिटिक्स, मतलब आई हेट राजनीति। सर, आप जो है इतनी कम उम्र में राजनीति में आए और फॉरबिसगंज विधानसभा से विधायक प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, तो क्या आखिर आपका कुछ एम, कुछ लक्ष्य तो होगा? जब आप डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं सर, डर्टी पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? क्या जितने नेता हैं सब गंदे हैं क्या? वही चीज मैं जानना चाहता हूं। मेरा कंसर्न ये है कि सर, अगर आप अच्छे नेता, अच्छे प्रतिनिधि, अच्छे विधायक, अच्छे सांसद नहीं चुनेंगे तो अपने क्षेत्र का विकास का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप किसी छाप के बल पे या किसी व्यक्ति विशेष तो नहीं, मतलब किसी ब्रांड के बल पे चाहे जीत लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी तो चुनाव लड़ने आएंगे नहीं बिहार में, वो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे बिहार में। तो जो मुख्यमंत्री बनेंगे या जो मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, क्या वो काबिल हैं, मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? बिहार की जनता आकलन करे। आप अपने बारे में बताइए कि आपने पॉलिटिक्स क्यों चुना। सर, मेरा पॉलिटिक्स चुनने का रीजन यही है, जो यहाँ पे 10 साल से विकास नहीं हुआ है, जो यहाँ पे विपक्ष है या जो सत्ता पक्ष है, कोई इस पे बात नहीं करता है, खाली हिंदू मुस्लिम पे बात करता है, जाति के नाम पे बात करता है और भी कहानी सुना के वोट लेता है। तो विकास कौन करेगा? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अच्छा, एक चीज बताइए कि आप जो आए हैं यहाँ पे, तो प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज से आ रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे, आखिर जन स्वराज ही क्यों? सर, जनसुराज ही क्यों का रीजन ये है कि बाकी जो भी पार्टियां हैं, ABCD किसी को पकड़ लीजिए आप, इनका क्या विजन है? कोई 15 साल पहले राज किया है, कोई 40 साल पहले राज किया है, कोई 20 साल अभी राज कर रहा है, लगभग सभी पार्टियों ने राज किया है। अगले 5 साल का किसका क्या विजन है आप बताइए? क्या बीजेपी का विजन है? क्या जदयू का विजन है? क्या फलाना ढिमाका का विजन है? किसी का कोई विजन नहीं है। यहाँ जीत गए, हो गया, हम बन गए मुख्यमंत्री, हम बन गए विधायक, बात खत्म, कोई विजन नहीं है। प्रशांत जी एक विजन दे रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, हम स्वास्थ्य की स्थिति ठीक करेंगे, यहाँ पे किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। तो और कौन ऐसा कह रहा है? कोई बात कराओ मुद्दा पे तो बताइए। यहाँ कोई मुद्दे की बात नहीं करता, बस बड़गलाने की बात करता है, जाति धर्म के नाम पे बांट देता है और वोट लेता है, जीत जाता है, उसके बाद उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो बस वोट लेने से मतलब था, चुनाव जीतने से मतलब था, फिर अगले 5 साल बाद जब चुनाव होगा तब आएंगे, दर्शन देंगे, बात खत्म। अच्छा, एक चीज बताइए, आप युवा हैं और अगर फॉरबिसगंज विधानसभा की जनता आपको चुनता है तो युवाओं के लिए क्या खास रहेगा, क्या?
सर हम लोग सीमांचल बेल्ट में से आते हैं। सीमांचल का एक जिला अररिया, उसका एक विधानसभा फारबिसगंज। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा युवाओं के लिए दिक्कत है वो पलायन है। पलायन सिर्फ ये नहीं है कि आप कमाने के लिए जाते हैं, आपको पढ़ाई के लिए भी पलायन करना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए भी पलायन करना पड़ता है, रोजी रोजगार सब चीज के लिए पलायन करना पड़ता है। ये नहीं कि जो पैसा वाले हैं वो अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए ये फारबिसगंज में पढ़ाते हैं, उनको भी बच्चा को कोटा, दिल्ली, मुंबई भेजना पड़ता है। क्या ये गलत नहीं है? क्या यहाँ के जो शैक्षणिक संस्थान है, जो कॉलेज हैं, जो IIT कॉलेज है, जो और भी डिग्री कॉलेज है, क्या वो सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए? क्या टीचर में कोई कमी है? क्या कह सकते हैं कि प्रोफेसर की गुणवत्ता में कमी है? कोई कमी नहीं है, नियत में कमी है। सरकार को कोई मतलब ही नहीं है यहाँ का युवा पढ़े नहीं पढ़े, रोजगार पाए नहीं पाए। झंडा कौन ढोएगा? जब अगर कमाने लगिएगा आप तो झंडा ढोइएगा किसी पार्टी का? तो बस वो है कि अनपढ़ रहिएगा तो झंडा धोते रहिएगा, जिस दिन पढ़ लिख लीजिएगा तो समझदार हो जाइएगा, अपने मन से वोट गिराइएगा। कोई नहीं चाहता यहाँ पे विकास हो, सबका सोच है किसी तरह वोट ले, हम बने मंत्री विधायक, बात खत्म। जनता से क्या मतलब है? अगर वो समझदार हो जाएगी तो वोट हमारे पक्ष में नहीं करेगी। यहाँ के जो पूर्व में नेता रहे उनका ये आकलन है। मोदी जी लगभग 2014 से 24 तक अभी तक आए हैं बिहार का, खास करके फारबिसगंज 5 बार आ चुके हैं। और फारबिसगंज को में खास हवाई फील्ड पे अभी तक उनका कोई स्पेशल कुछ फारबिसगंज को नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे? सर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी पहली बार 2013 में बिहार आए थे, तो मोटा मोटा उनको आए हुए 12 साल हुआ है। मोदी जी कभी आके बिहार में, मतलब हमारे यहाँ अररिया में या पूर्णिया में, कटिहार में, किशनगंज में आके 2 रात बिताए नहीं है। कभी किसी सड़कों पे पैदल नहीं चले हैं, यहाँ की नलियों की, रोडों की दुर्दशा नहीं देखे। वो सीधा आते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं, भाषण देते हैं और ऊपर चले जाते हैं। उनको यहाँ की वास्तविकता नहीं पता है। उनको जो उनके चेले चपाटे हैं जो बताते हैं उतना ही समझ में आता है, उनको कोई मतलब नहीं वास्तविकता से। हेलीकॉप्टर से सर या हवाई जहाज से क्या दिखाई देता है? नीचे घर छोटा छोटा दिखाई देता है, सोचिए नाली, गली, रोड क्या दिखाई देता होगा। और जो यहाँ पे अधिकारी हैं वो पूरा रिपोर्ट बना के देते हैं कि यहाँ पे पूरा 100% काम हुआ है, शौचालय 100% बना हुआ है, अररिया जिला सोच मुक्त जिला है। तो मोदी जी के पास तो यही रिपोर्ट जाता है, तो मोदी जी को तो यही पता है ना कि सर अररिया जिला में सब, मतलब कोई गरीब नहीं है, सब अमीर हो चुका है, तो क्या जरूरत है यहाँ विकास करने का? तो यानी कि मोदी जी सर आप वोट लेके जाते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप भी तो कम से कम देखिए। आप कहते हैं 22 घंटा 18 घंटा काम करते हैं, तो हम 18 घंटा में फारबिसगंज, अररिया जिला या सीमांचल को क्या दिए आप? 1 घंटा देते आप कम से कम। मैं सीमांचल में प्रॉपर फारबिसगंज की ही बात करना चाहूंगा। सर फारबिसगंज में भी कह रहे हैं 10 मिनट देते फारबिसगंज को आप। एक तो कम से कम बायडा में इंडस्ट्रियल प्लांट लगवा देते आप बड़ा सा, जो यहाँ के जो युवा बाहर जाते हैं, 2-4 तो ट्रेन चलवा देते जोगबनी से, फारबिसगंज से। जब फारबिसगंज आए हैं, जिन जिन प्रत्याशी, चाहे विधायक हो या अपने सांसद के लिए प्रचार करने के लिए आए, तो यहाँ की जनता तो उन्हें जिता के भेजने का काम किया है। सर जनता को सोचना चाहिए कि मोदी जी के नाम पे आप जिता के भेजते हैं, तो मोदी जी तो आते नहीं देखने के लिए। उसके अलावा जिसको आप वोट देके जिताते, जो प्रत्याशी होते हैं, क्या वो मिलते हैं आपसे? क्या वो आपका सम्मान करते हैं? बस आप आकलन करिए। जो पिछले बार लोगों ने 1,02,000 लोगों ने जो वोट दिया उनको, वो लोग आकलन करें कि उनका काम किया गया है। बाकी को तो छोड़िए, 4 लाख मतदाता है लगभग, उसमें 1,02,000 वोट उनको मिला था। वो 1,02,000 संतुष्ट है क्या उनसे? बाकी को छोड़ दीजिए आप एक बार के लिए, 2,80,000 को साइड कर दीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, लगातार विपक्ष के द्वारा प्रशांत किशोर जी को जो है भाजपा की बी टीम बताया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? विपक्ष जो है ना, उसको अपना कोई जनाधार है नहीं। जो विपक्ष अपने आप को विपक्ष कहता है, 15 साल जो जंगल राज था उसके बारे में काहे न कहता है? वो नम्मी फैला आदमी मुख्यमंत्री बनने लायक होता है? ये बिहार का दुर्दशा है। बिहार कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग IAS IPS बिहार देता है, तो नम्मी फैल प्रधान मुख्यमंत्री स्वीकार करेगा बिहार? इतना दिन खराब हो गया बिहार का। अभी तक तो सबसे बड़ी पार्टी किंग मेकर बन के तो वही बड़ी पार्टी किंग मेकर कुछ नहीं होता है। 20 में भी था और 25 में, मतलब आज भी जो है 15 में भी था। क्या RJD 243 सीट पे चुनाव लड़ रही है? क्या लड़ेगी? क्या उसको अपना 122 विधायक आएगा? बिहार का सबसे बड़ी पार्टी तो वही है। सर वो कई बार क्या होता है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला सिस्टम हो गया। कुछ दिन पहले बीजेपी थी, फिर 4 तो तोड़ के नीतीश जी उसको सटा दिए, तो RJD हो गई। तो इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। वो MM वाले सोचे कि कैसे बड़ी हुई, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। इस बार आकलन करिए RJD को कितना से का वोट बैंक बिहार में जो आज तक चुनाव हुआ है, वो खास करके चुनाव जो है जाति आधारित पे होता है।
जन स्वराज का वोट बैंक कौन? बिहार में अभी तक 78 साल हो गया देश को आजाद हुए, अभी तक मानते हैं हम भी कि जाति के आधार पर चुनाव हुआ है। ये पहली बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें ना तो जाति है ना कोई धर्म है, मुद्दा बिहार है, बिहार का विकास है, पलायन है, बाढ़ है, और उस पे लोग वोट करेंगे। जो 20 साल का कुशासन है उस पे वोट करेंगे, जो 15 साल का जंगल राज देखे हैं उस पे वोट करेंगे, और सब साफ है, इस बार जनसुराज है। मतलब आपको पूरा भरोसा है कि जो है बिहार का युवा, महिला, दलित सभी लोग वोट करेंगे इस बार? सर जनसुराज का 2 करोड़ एक्टिव मेंबर है। कौन है वो? बिहार का ही है ना। कितना जनसंख्या बिहार का? 14-15 करोड़, उसमें 2 करोड़ एक्टिव मेंबर है, और डेली लगभग लाखों लोग सदस्यता ले रहे हैं। कौन लोग है वो? मतलब किस जात के हैं? यहाँ तो नहीं, जात की बात, आप जात का बात करिए, हम जात की बात नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा तो वो जात नहीं देखा जाएगा कि वो यादव है, वो मुस्लिम है, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, वो दलित है, वो महादलित है। हॉस्पिटल जात नहीं देखता है। स्कूल बनेगा तो वो जात नहीं देखा जाएगा। हम जात की बात नहीं करते हैं। जात की जो बात करते हैं जनता उसको ऐसे जगह भेजेगी इस बार, वो जात के बात करने लायक नहीं रहेगी। मोदी जी करते थे जात की बात, अभी कैसे हाल में है? बहुत बड़ा टूटा हुआ एक जॉइंट लगा रखे नीतीश कुमार। देखिए हालत क्या क्या हो रखा है। जात का बात करना बंद कर दीजिए। हमारा धर्म नहीं, हमारा देश नहीं सिखाता, धर्मनिरपेक्ष देश है, और हमारा देश भारत नहीं सिखाता विभाजन करना। सभी धर्म एक जैसा है हमारे लिए। तो जो विभाजन कर रहा है, जनता को सोचना चाहिए कि जो विभाजन करने वाले हैं, जो अंग्रेज की तरह सोचते हैं डिवाइड एंड रूल, वो अंग्रेज की तरह जो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं उनको मतलब भगाए। उनको कोई वोट नहीं मिलने वाला इस बार। आप जो उतरिएगा फॉरबिसगंज विधानसभा में, आपका क्या मुद्दा रहेगा? पलायन मुद्दा है, बाढ़ मुद्दा है। यहाँ पे आप देखेंगे 2017 की बाढ़ की तबाही फारबिसगंज को डुबा दिया था। उससे पहले 2008, मोटा मोटा 2 का ही हम बात करते हैं। कोई सरकार कर रही है बाढ़ पे बात? आप फारबिसगंज का स्थिति देखिए, अभी सावन भादो का टाइम है, आप कहीं चल जाइए डूबा रहता है। क्या ये दुर्दशा देखने के लिए फारबिसगंज के लोग हैं? इसीलिए टैक्स देते हैं यहाँ के लोग, इसीलिए वोट देते हैं यहाँ के लोग कि हम पानी में डूब डूब के नहाए। यहाँ पे कि नाव की व्यवस्था करवा दीजिए आपदा प्रबंधन मंत्री जी, कम से कम रोड नहीं दीजिए तो नाव तो दे दीजिए। नदी तो दूर की बात, यहाँ तो मार्केट की रोडों पे बाढ़ रहती है। उसी की बात कर रहे हैं कि मार्केट का रोड का दुर्दशा आप देख रहे हैं। जो फारबिसगंज मेन शहर है, तो पिपरा, कुशमाहा, पोटरी, खमखोल, खबासपुर, रमई, आरटी मोहन, बाकी और सभी पंचायत का स्थिति जाके देखिए ना कैसे डूबा रहता है। उसके बाद कौन करेगा? 31 पंचायत है फारबिसगंज विधानसभा में, इसके अलावा 2 नगर परिषद, उसका बात कौन करेगा? वो जो डूब जाता है, कभी बाढ़ से कभी सुखाड़ से त्रस्त रहता है, कौन जिम्मेवार है? एक चीज बताइए कि मतलब जो है यहाँ के जो लगातार 10 साल से विधायक बने मंचन केसरी, क्या कहना है? सर वो एक पार्टी सिंबल के नाम पे चुनाव जीतते आए हैं। मोदी जी का नाम का उनको सपोर्ट मिला था पिछली बार के चुनाव में भी, हिंदू मुस्लिम करके वो चुनाव जीते थे। और मेरा ये आकलन है, इस बार ना तो कोई हिंदू मुस्लिम फैक्टर काम करेगा, ना कोई फैक्टर काम करेगा। पिछले 10 साल का विकास कार्य प्रतिनिधि जी जो विधायक जी हैं, वो जनता के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाए कि हम 10 साल में आपके लिए ये काम किए हैं और अगले 5 साल में ये काम करेंगे। जनता निर्णय करेगी कि किनको वोट देना है, और लोकतंत्र है, और यहाँ पे जनता का वोट निर्णय करता है। जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आएगा वो चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिनके साथ जाएगा वो चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लगता है, एक तरफ यहाँ तो मतलब मेरे हिसाब से फॉरबिसगंज का सबसे बच्चा प्रत्याशी आप रहेंगे, तो यहाँ पे दोनों बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में क्या आप पटकनी दे पाएंगे? सर हम बच्चा अपने आप को मान रहे हैं, इसलिए कि मान रहे हैं कि लोग अपने यहाँ के 55 साल के राहुल गांधी जी युवा है, अखिलेश यादव जी युवा है, हमारे विधायक जी को भी युवा कह सकते हैं आप, तो उस हिसाब से तो हम बच्चा है, तो हम बच्चा ही सही है, पर बच्चा छठी का दूध याद दिलाएगा। मतलब देखने में बच्चा है, हाँ देखने में सबका नाक का बाल, हाँ नाक का बाल बने हुए हैं। और हम फारबिसगंज का मुद्दा है हमारे पास, विकास पे काम कर रहे हैं। आप बोलिए 10 साल में क्या काम किए हैं आप? जहाँ हमारा मुंह बंद करा दीजिए ना कि हम ये काम किए हैं, काहे मुंह बंद कराते आप? तुम बोल जो रहा है बहुत, तो हम ये काम कर रहे हैं, तुम काहे बोलता है इसके बारे में? क्या रोड बनवा दिया आप बोलिए? अभी इलेक्शन बचा 3 महीना, तो इंची टेप लेके अपने जाते सदर रोड को, ये काम होता है? जनता बेवकूफ है, समझदार। यहाँ की जनता बहुत समझदार है, सब समझती है। इलेक्शन आया तो आपको याद आया रोड और सदर रोड का पानी। 10 साल से कहाँ थे आप? दोबारा एक चीज बताइए, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर डिजिटल इंडिया होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो साइबर फ्रॉड के
अभी हुआ है क्या, कितने इसमें कितना तक काम हुआ? सर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की इशूज हैं और साथ में जो डिजिटल इंडिया के साथ एक इशू आ रहा है कि साइबर फ्रॉड के चांसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो जो साइबर सेल है या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को साइबर सेल पे सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ कोई साइबर सिक्योरिटी पे काम नहीं होता है, जो जहाँ से मन करे को नेपाल से, को बांग्लादेश से, को पाकिस्तान से उठा के साइबर हैक कर लेता है। तो ऐसा नहीं हो, सर्वर पे काम किया जाए, साइबर पे काम किया जाए और आए दिन किसी के फोन पे से, गूगल पे से, मतलब हम नाम नहीं इसलिए लेना चाहते, मतलब किसी यूपीआई वैलेट से ट्रांजेक्शन हो जाता है, इलीगल ट्रांजेक्शन हो जाता है, जानकारी के अभाव में हो जाता है। जागरूकता की जरूरत है। बिना जागरूकता का उनको यूपीआई ट्रांजेक्शन की लेन देन के लिए नहीं दिया जाना चाहिए और सही तरीके से इनके ऊपर साइबर सिक्योरिटी लगाया जाना चाहिए कि कोई अवैध वायरस या अवैध हैकर हमारे यहाँ सर्वर को क्रैश नहीं करे या उसके ऊपर कोई ऐसी चीज ना लगा दे जो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो। जैसे कुछ दिन पहले कुछ ऐप को बैन किया गया, तो उसी की तर्ज पे हम कहना चाहते हैं कि सिक्योरिटी को और टाइट करने की जरूरत है। नेटवर्क यहाँ डिजिटल की जो बात है, तो सबसे पहले तो यहाँ की नेटवर्क की जो समस्या है वो स्लो नेटवर्क रहता है। गांव में तो मोबाइल का जो है डेटा या टावर काम ही नहीं करता, तो फिर डिजिटल हम कैसे हो सकते हैं? भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल को एक तरह से कहिए कि बेच दिया गया। बीएसएनएल सरकारी कंपनी है और वो जब रिसीवर होता था उससे पहले से वो काम कर रही है। उसका सिम भी अवेलेबल है, लेकिन सिम में नेटवर्क नहीं मिलता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब रिसीवर पे बीएसएनएल नेटवर्क दे सकता था, वायर पे तार जोड़ जोड़ के रिसीवर पे घर घर में वो कनेक्शन पहुंचा सकती है बीएसएनएल, तो आज के टाइम में डिजिटल युग में टावर बना के क्या वो घर घर नेटवर्क नहीं पहुंचा सकती है? सोचने वाली बात यह है कि उस टावर को, जो बीएसएनएल के टावर था, उसको किराया पे दे दिया गया, उसको किसी को बेच दिया गया है। जैसे सरकारी संपत्तियों को बेचने में मोदी जी नंबर 1 थे, तो बीएसएनएल के टावर को भी नहीं छोड़े। यहाँ तो आपका प्राइवेट भी काम नहीं कर रहा, एयरटेल, जियो, ये सब भी काम नहीं कर रहा। देखिए बीएसएनएल की कहानी खत्म है ना। बीएसएनएल कहानी खत्म कैसे है? सरकारी कंपनी क्यों नहीं काम कर रही है? नेपाल में जाइए, एमसेल काम कर रही है, यहाँ बीएसएनएल क्यों नहीं काम करेगी? वही तो बात है, आखिर क्यों नहीं कर रही? भारत सरकार से क्वेश्चन करिए, पूछिए विधायक जी से क्यों नहीं काम कर रही है। अगर आप अगर विधायक बनते हैं और आपको बिहार का मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर को बनाता है, तो क्या इन सब चीजों से लोगों को निजात मिलेगी? सर जितनी हो सकती है लोगों के जो प्रॉब्लम है उस पे हम बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी गांव गांव घूम रहे हैं, कीचड़ में चल रहे हैं, नदियों पार कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लोगों के बीच जाके बात कर रहे हैं। क्या वो अपने लिए कुछ मांग रहे हैं? क्या उनका कोई मोटिव है? वो मतलब लगभग 22-23 स्टेट में अपने हिसाब से मतलब लोगों को सीएम बनाए हैं, अच्छे लोगों के लिए काम किए हैं। क्या वो बिहार में उनका कोई मुद्दा जो है वो बिहार के हित के लिए है? तो जो बिहार के लोग पलायन का दंश झेल रहे हैं, बाढ़ का दंश झेल रहे हैं, यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाता, हम फारबिसगंज का बात करते हैं, उनको विराटनगर जाना है। क्या भारत के लोगों को नेपाल से सीखने की जरूरत है? अच्छा, एक चीज आपने बताया कि 22-23 स्टेट में प्रशांत किशोर ने सीएम बनाया, लेकिन एक आवाज आ रही है कि आज तक किसी एक नया चेहरा को प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया है। जो भी है पुराने चेहरे हैं या पहले से बने हुए उन्हीं को बनाया है। मोदी जी कौन सा चेहरा थे 2014 में? पहले से मुख्यमंत्री थे ना गुजरात मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा आप, और कोई बना दे, अभी नीतीश कुमार को क्या नहीं बना देते प्रधानमंत्री? बनवा दीजिए। पार्टी नॉमिनेट करेगा तभी ना। पार्टी नॉमिनेट वो देखिए, अब जैसे अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस कह रही थी हम नीतीश कुमार, राहुल गांधी तो नॉमिनेटेड है, बनवा दीजिए प्रधानमंत्री उसको। क्या बनवा देते? कहने से थोड़े ना हो जाता है, बनवा दीजिए उसको प्रधानमंत्री। प्रशांत किशोर के आने से पहले भी तो देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये अच्छी बात। ये नहीं कह रहे हैं कि अटल जी थे, उससे पहले नरसिम्हा राव जी थे, राजीव गांधी जी थे, इंदिरा गांधी जी थे, नेहरू जी थे, बहुत सारे अच्छे नेता रहे हैं। ऐसे कोई नया चेहरा जैसे कि आज मोहन आनंद, जगन मोहन रेड्डी, मेरा कहने का मतलब नया चेहरा जगन मोहन रेड्डी सीएम बनाए, वो वाईएसआर कांग्रेस, पता करिए आप, नया चेहरा है। अभी नया चेहरा वो कर रहे हैं, अभी टीवीके का प्रचार, थलापति विजय, नया चेहरा है, देखिएगा क्या है चेहरा। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी तक अररिया कई बार आए प्रशांत किशोर, लेकिन फारबिसगंज नहीं आए, क्या लगता है? फारबिसगंज जिस दिन आएंगे उस दिन पीला पीला हो जाएगा फारबिसगंज की दशा दिशा सब बदल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करिए 5 सितंबर तक। 5 सितंबर को वो आ रहे हैं और यहाँ की मिजाज बदलने वाला है, यहाँ की पूरा माहौल बदलने वाला है, और देख लीजिएगा उसके बाद यहाँ की जो माहौल है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। प्रशांत जी के अंदर एक काबिलियत है, वो हवा को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, किसी भी तरफ बहा सकते हैं, और जनता को उनके बात पे भरोसा है, उनके पास विजन है, और जनता, युवा, महिला,
बहनें माताएं जो बुजुर्ग हैं सब उनकी बात से सक्षम है। वो बुजुर्गों को 2000 पेंशन देने की बात करते हैं। कौन सी पार्टी बात करती है 2000 पेंशन देने की? बात करिए। एक डर से नीतीश कुमार 400 1100 कर दिया, 2000 कर देता नीतीश कुमार, काहे नहीं किया? वो तो तेजस्वी करा के हमने करवाया। तेजस्वी यादव करवाए थे जब 17 महीना सरकार में थे, तब काहे नहीं किए? तब कहाँ सुतल थे आप? तब कहाँ थे? 2 बार रहे हैं आप साथ में, तब काहे नहीं करा दिए? आपके पिताजी थे तब काहे नहीं करा दिए? एक तरफ तो आरोप लगता है कि उप मुख्यमंत्री अगर नौकरी की बात करता तो बोलता उप मुख्यमंत्री है तो वो कैसे दे देगा, तो फिर पेंशन वो कैसे लागू कर तो सकता? आप आकलन आप करिए ना सर, वो कहता हम करा दिए, आपका क्या है यहाँ पे बिहार में? एक तरफ तो सवाल भी तेजस्वी यादव से पूछा जाए और जवाब भी तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, विधायक है राघोपुर का, वहां का लोग सवाल करे, यहाँ कुछ नहीं। तेजस्वी यादव क्या? तेजस्वी यादव मंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष तो नेता प्रतिपक्ष है, वो वहाँ उसके नेता के लोग सवाल करें, हमें हमारे लिए क्या है? फारबिसगंज के लिए उन्होंने क्या किया? फारबिसगंज के मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया? क्यों फारबिसगंज के मुसलमान तेजस्वी यादव को वोट दे? फारबिसगंज से तो विधायक भी नहीं है उनका, तो फिर क्यों दे वोट उसको? तो अच्छा आप अंत में ये बताइए कि फारबिसगंज विधानसभा के जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल पर? सर, फारबिसगंज विधानसभा के सभी माताएं बहनें बुजुर्ग भाई और जो भी हमारे युवा लोग हैं, जो भी मेरे चाचा दादाजी की उम्र के हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, एक आशीर्वाद मांग रहे हैं हम कि फारबिसगंज को आपने जिस अभी जो स्थिति देख रहे हैं, जो पहले विधायक जी रहे हैं या जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सब का आपने कार्यकाल देखा है। एक बार प्रशांत किशोर जी की राह पे, प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, जो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, जो बाढ़ रोकने की बात कर रहे हैं, जो किसान की आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनकी बात को आप ध्यान से देखें तो उनके पास एक विजन है। बाकी किसी पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम करा के वोट लेती है, उसके बाद कान में तेल लेके सो जाती है। हमारी पार्टी एक नया विजन लेके आई हुई है और हम लोग कंधे में कंधा मिला के काम करना चाहते हैं।